दो सहेलियों का एक ससुराल। शिखा सोशल मीडिया चलाने में बिजी थी। वहीं दिन भर से भूखी प्यासी मेघा काम करने में लगी हुई थी। तभी मेघा की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो सोफे पर बैठ जाती है। तभी शिखा वहां आकर बोलती है, हद है, यहाँ घर की हालत भंगार से भी बुरी बनी हुई है और तू है कि सोफे पर बैठी आराम फरमा रही है। काम ही कर रही थी शिखा, फिर अचानक सर चकरा गया तो इसलिए बैठ गई। ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तूने जो थकान चढ़ गई 15 मिनट में। तुझे सिर्फ 15 मिनट देती हूँ। मुझे ये घर एकदम चकाचक चमकता मिलना चाहिए। पहले मेरे लिए एक कप कोल्ड कॉफी बनाकर ला। सर में दर्द मचा दिया। मेघा को अपनी धौंस दिखाकर शिखा पैर धमकते हुए कमरे की ओर बढ़ जाती है। तभी उसका पति शुभ ये सुनकर बोलता है, मेघा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार तुम क्यों सहती हो शिखा को। वो तुम्हारी सहेली है, सगी बहन नहीं, जो तुम उसे इतना बर्दाश्त कर रही हो। ये ससुराल तुम्हारा जितना है उतना तुम्हारी सहेली का है। आखिर तुम ये बात क्यों भूल जाती हो। इस पर मेघा डबडबाई आंखों से अपने पति शुभ की ओर देखते हुए बोलती है, मगर शुभ, शिखा मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर है। मैं ये तो नहीं जानती कि शिखा आखिरकार आजकल क्यों मुझसे कटी कटी रहती है। मगर एक वक्त ऐसा भी था जब हम दोनों सहेलियों के बीच बहुत प्यार था। ऐसा बोलते हुए आंखों से आंसू झलक जाते हैं, जिसके साथ उसकी आंखों के आगे पुराने दिनों की छवि छिटक पड़ती है। शिखा जल्दी कर। अरे बस आ गई। तू क्यों फटे ढोल के जैसे बज रही है? और ये क्या पहना हुआ है तूने? आज हमारे कॉलेज में साल की फेयरवेल पार्टी है और आज के दिन भी तूने ऐसा फीका पुराना सूट पहना है। मुझे पता था, इसीलिए मैं पहले से ही तेरे लिए सुंदर सी ड्रेस लेकर आई हूँ। फिर शिखा मेघा को फेयरवेल पार्टी में पहनने के लिए एक महंगी ड्रेस देती है, जिसे देखकर मेघा हिचकिचाते हुए बोलती है, मगर शिखा, ये ड्रेस तो बड़ी ही महंगी लग रही है। ओफो बुद्धू, तू मेरी सहेली है और दोस्ती में सस्ता महंगा नहीं देखते। मेरी सहेली सबसे अच्छी लगनी चाहिए। ये मेरी खुशकिस्मती है शिखा, जो मेरे पास तुझ जैसी प्यारी सहेली है। शिखा और मेघा के बीच अमीरी और गरीबी का बड़ा फासला बटा हुआ था। जहां शिखा अमीर राजवती की बेटी थी, जिनके घर कई बीघा खेत खलिहान से लेकर कई पक्के पुश्तैनी मकान थे, वहीं मेघा गरीब हरिहर की बेटी थी, जो राजवती के उन्हीं खेतों में काम किया करता था। बावजूद इसके दोनों सहेलियों के बीच भरपूर प्यार था। समय बीतता गया, जिसके साथ शिखा के घर में उसकी शादी की बातें चलने लगी। वैसे राजवती बहन, रूप की तो बड़ी ही धनी है आपकी बेटी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप तो बस। अचानक ऐन मौके पर मेघा वहां चली आती है और वेद का छोटा भाई शुभ मेघा की सादगी को देखकर दिल हार बैठता है। वेद, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली मेघा है। अचानक शुभ सभी के सामने मेघा को शादी के लिए पसंद कर लेता है, जिस कारण ना चाहते हुए भी कादम्बरी को मेघा के साथ शुभ की शादी करनी पड़ती है। इस तरह बचपन की दो सहेलियां ससुराल की बहू बन जाती हैं। तभी कादम्बरी शिखा के कान भरती है, अरे शिखा बहू, सच कहूँ तो तू जितनी भोली है, तेरी सहेली उतनी ही तेज तर्रार है। ये गरीब की बेटियां होती ही ऐसी है। अमीर लड़के दिखते नहीं कि अपने लटके झटके दिखाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। पैर की जूती पाँव में ही जचती है। शिखा पूरी तरह से अपनी सास कादम्बरी के भड़कावे में आकर मेघा से मनमुटाव रखने लगती है और शादी की पहली सुबह से दोनों के बीच अनबन शुरू हो जाती है। गुड मॉर्निंग शिखा, उठ गई तू? मैंने सभी के लिए बहुत कुछ बनाया है। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया? इसे अपनी खुशकिस्मती समझ, जो तुझे इतना बड़ा ससुराल मिला है। मगर अपनी औकात मत भूलना। अब खड़ी खड़ी मुझे घूरती ही रहेगी क्या? यह चलकर मेज पर खाना भी लगाएगी? शिखा की कही बातें मेघा के मन को उसी क्षण तोड़ कर रख देती है, जैसे उसने अपनी पुरानी सहेली शिखा को कहीं खो दिया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शिखा का बर्ताव और भी ज्यादा बुरा होता चला गया। अचानक सास की आवाज सुनकर मेघा बीते दिनों से बाहर आ जाती है। मेघा बहू, अरे ओ मेघा बहू, अरे ओ मरजानी, कहाँ मर गई? जी माँ जी, बुलाया आपने? हाँ, वो शिखा बहू को कल बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना है। जल्दी से उसका सूटकेस रेडी कर दे। जी माँ जी, ठीक है। मेघा जल्दी से अपनी सहेली शिखा के कमरे में जाकर सूटकेस में सारा सामान पैक करने लगती है। तभी शिखा बोलती है, सुन मेघा, ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है, जो मेरे इस मीटिंग और प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे बिल्कुल ध्यान से रखना। ठीक है शिखा। मेघा शिखा का सामान पैक करके वहां से जैसे ही जाती है,
कादम्बरी मौका पाकर उस फाइल को फाड़कर डस्टबिन में डाल देती है। अब आएगा मजा। बड़ा याराना है ना दोनों सहेलियों में। अब ये फटी हुई फाइल दोनों सहेलियों में और भी ज्यादा फूट डालेगी। जैसे ही शिखा फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलती है, उसका पैर डस्टबिन से टकरा जाता है। डस्टबिन का सारा कूड़ा फर्श पर बिखर जाता है, जिसमें फाइल के टुकड़े देखकर शिखा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो मेघा पर चीखने चिल्लाने लगती है। मेघा, अरे ओ मेघा, क्या बात है शिखा? शिखा मेघा को जोरदार थप्पड़ मारकर उसे खूब सारी खरी खोटी सुनाती है। जाहिल गवार कहीं की, आखिर किस बात की चिढ़ है तुझे मुझसे, जो तूने इस फाइल को फाड़ दिया, मेरे महीनों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया, मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मैं सच कहती हूँ शिखा, ये सब मैंने नहीं किया। मेघा को लेकर शिखा के मन में भरी आग जैसे लहक उठी थी। वो बेरहमी से उसके बाल नोचने लगती है। झूठी मक्कार फरेबी झूठ बोलती है तू। कोई भी चोर चोरी करने के बाद झूठ ही बोलता है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। शिखा जोर जोर से मेघा का सर दीवार में मार रही होती है। तभी शुभ और वेद भागते हुए वहां आते हैं। अरे क्या हो गया शिखा तुम्हें? मेघा तुम्हारी सहेली है और तुम उसे इस कदर मार रही हो। अरे पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि ये सहेली के नाम पर लगा धब्बा है। नफरत है मुझे इसके साये से भी। इसका मेरे ससुराल में होना मुझे फूटी आग भी नहीं सुहाता। दोनों सहेलियों के बीच खड़ी हुई नफरत की नींव को देखकर वेद और शुभ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी उसकी नजर अपनी माँ कादम्बरी की तरफ घूम जाती है और वो खूब खुश हो रही होती है। इसका मतलब कि ये सब माँ के दिमाग की उपज है। उस रोज से वेद और शुभ अपनी माँ की हर एक चाल पर नजर रखने लगते हैं, साथ ही उसकी हर एक हरकत रिकॉर्ड करने लगते हैं। वेद, शुभ, क्या बात है? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या बात है शुभ जी, आपने हमें यूं इकट्ठा क्यों किया है? बताना नहीं, आज तुम्हें दिखाना है मेघा। शुभ मेघा और शिखा को कादम्बरी का रिकॉर्ड किया कच्चा चिट्ठा दिखाता है कि कैसे कादम्बरी मेघा को हर बार शिखा की नजरों में गिराती थी। ये देखकर शिखा आंसुओं से भरकर बोल पड़ती है। ये मेरे हाथों क्या हो गया? मैंने अपनी सास की बातों में आकर अपनी सहेली पर इतना जुल्म ढाया। ये सोच सोच कर शिखा फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देखकर मेघा उसके आंसू पोंछते हुए कहती है। बस शिखा चुप हो जा। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। बस हमारे बीच की खटास खत्म हो गई, यही बहुत है। माँ जी, आपने मेरे मन में मेघा के लिए जो जहर घोलकर मेरे भरोसे को तोड़ दिया, ऐसा फिर कभी ना करना। कादम्बरी का किया धरा दोनों सहेलियों के सामने आ जाता है, जिससे वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। वहीं मेघा और शिखा फिर से सहेलियां बन जाती है और ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। कीर्ति आईने के आगे बैठी खुद का मेकअप कर रही होती है। वहीं उसकी बहन भाव्या दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही होती है। कीर्ति गुस्से में शीशे के सामने से उठकर पैर धमकते हुए भाव्या को बुरा भला कहने लगती है। क्यों रे मेरी सौतेली बहन, तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो मेरे कमरे के बाहर खड़ी होकर मुझे घूर घूर कर नजर लगा रही है? अरे मैं भला तुम्हारी कोई दुश्मन थोड़ी हूँ जो तुम्हें नजर लगाऊंगी। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। ये तो सारा रोना है कि बदकिस्मती से तुझ जैसी जाहिल गवार मेरी बहन है, मगर तेरे मेरे स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। तू तो एक मामूली से माली की गरीब बेटी थी। वो तो मेरी माँ ने तेरे बाप से शादी कर ली और उसकी किस्मत चमक गई, वरना आज भी साइकिल पर धक्के खाता हुआ सारा दिन धूल मिट्टी में सना हुआ गली गली फूल बेच रहा होता। अपने मरे हुए पिता के बारे में अपनी सौतेली बहन के ऐसे बोल सुनकर भाव्या की आंखें भर आती है। कीर्ति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हम दोनों बहनों के पिता थे और कम से कम मरे हुए इंसान को तो बख्श दो। अरे ऐसा क्या गलत बोल दिया मेरी बेटी ने? तेरा बाप तो था ही भिक्खू भिकार। ये राजकाज मैंने संभाला है, तब जाकर ये फूलों का बाग चप्पे चप्पे में छाया है। ये तो खैर मना जो हमने तुझे इस छत के नीचे नौकर रहने दिया, वरना बैठी होती मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारी बनकर। चल अब ये झूठ मूठ के तेसुए बहाना बंद करके जल्दी से मेरे और मेरी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना बना। अपनी सौतेली माँ सुप्रिया की फटकार सुनकर भाव्या फूट फूट कर रोते हुए खाना बनाकर मेज पर परोसती है। तभी चौखट के बाहर बंधी गाय भूख से जोर जोर रंभाने लगती है। लगता है गौरी को भूख लगी है, मैं उसे चारा देकर आती हूँ। भाव्या भागी भागी बाहर आकर खूंटे से बंधी अपनी गाय को चारा देती है, जिसे देखकर उसकी गाय जोर जोर से सींग हिलाकर पैर पीछे खिसकाने लगती है। मैं जानती हूँ गौरी,
तू भी रोज रोज ये चारा खा खाकर थक चुकी है, मगर इस घर में तो मुझे खुद छोड़ा हुआ झूठन खाने को मिलता है। भाव्या अपने मन में भरा सारा दुख अपनी गाय गौरी से ही बांटा करती थी। साथ ही अक्सर उसे अपने हिस्से में आया रूखा सूखा खाना भी खिलाया करती थी। उसे अपनी गाय गौरी से बहुत लगाव था, जो सुप्रिया और कीर्ति को खूब खटकता था, और उस स्नेह की सजा भाव्या को अक्सर भूखा रहकर चुकाना पड़ता था। आई एम श्योर माँ कि मेरी सौतेली बहन अपने हिस्से का खाना आज भी उस निखट्टू गाय के आगे डालकर आई होगी। अच्छा, बड़ा याराना है ना तुझे अपनी इस गोबर गणेश गाय से। अब तू देख, आज तुझे ये झूठन भी खाने को नसीब नहीं होने दूंगी। सुप्रिया अपना और कीर्ति की थाली का बचा खुचा खाना डस्टबिन में डाल देती है, जिस कारण भाव्या को भूखा ही सोना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके साथ कीर्ति को देखने लड़के वाले आते हैं, जहां उसकी होने वाली अमीर सास महिमा बोलती है, बहन जी, आपकी कीर्ति बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे बेटे निवान को पसंद है, एकदम मॉडर्न। ये लो कीर्ति, शगुन के तौर पर अपनी सास का ये डेबिट कार्ड रखो और आज से ही शादी की खरीदारी शुरू कर दो। आखिरकार तुम महिमा ओबरॉय की बहू बनने वाली हो। अब हम चलते हैं। कीर्ति अपनी सौतेली बहन भाव्या को अपनी सास का डेबिट कार्ड दिखाकर उसे जलाने की कोशिश करती है। ये देख मेरी गरीब बहन, इसे एटीएम कहते हैं, जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। मगर तू तो ठहरी गरीब, इसलिए तेरी किस्मत में ऐसा डेबिट कार्ड कहाँ। अरे अरे, ऐसा मत कह कीर्ति, आखिर ये तो तेरी सौतेली बहन ही है ना। मैंने इसके लिए भी एक रिश्ता देखा है। लड़का चपरासी है, इसके लिए तो 2 वक्त का खाना और एक जोड़ी कपड़ा ही बहुत है, और इसके साथ इसके मरियल गाय को भी खूंटे के साथ खदेड़ देंगे। देखते ही देखते दोनों अमीर गरीब बहनों की शादी के दिन करीब आ जाते हैं। जहाँ कीर्ति सारा दिन अपनी शादी के लिए शॉपिंग करने में बिजी थी, वहीं भाव्या की आंखों में बंधी उम्मीद एक एक करके टूट रही थी। ये ले मेरी गरीब बहन, मेरी हल्दी की रस्म तो पूरी हो गई, मगर ये हल्दी बच गई, इसे तू लगा ले। अब तेरा महंगा लहंगा पहनने का शौक तो धरा का धरा रह गया। कम से कम हल्दी के उपटन से तेरा चेहरा तो चमक ही जाएगा। उस रात अपनी सौतेली माँ और बहन के सो जाने के बाद भाव्या अपने सजे हुए घर को डबडबाई आंखों से देखकर अपनी गाय से अपने दिल का दुख सुनाती है। गौरी, आज रात इस घर में मेरी आखिरी रात है, मगर ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि कल मेरी शादी है। न मेरे पास शादी का जोड़ा है, न गहने, न श्रृंगारदानी। अचानक ही गौरी एक जादुई सुनहरी गाय में बदल जाती है, जिसके साथ ही उसके मुंह से खरे सोने के गहने निकलने लगते हैं। अरे गौरी, तुम जादूगरी जानती हो? ये तुम्हारे मुंह से सोने के गहने कैसे बरस रहे हैं? भव्या, मैं कोई आम गाय नहीं हूँ, और ना ही ये मेरी दुनिया है। मैं एक जादुई गाय हूँ, जो अब तक तुम्हें था रही थी। तुमने अपना पेट काट काट कर मेरा पेट भरा है। ये गहने उसका फल है, जो तुम्हारे शादी में काम आएंगे। अपनी जादुई गाय से मिले गहने पाकर भाव्या खुश हो जाती है। अगली सुबह पूरे घर में शादी का माहौल छाया हुआ होता है। एक और जहां औरतों की टोली से गाना बजाना चल रहा था, वहीं हलवाइयों के हांडी कढ़ाई से मिठाइयों की खुशबू शादी के घर आंगन में घुल मिल रही थी। ओ गॉड माँ, देखो ना, मैं अपनी ब्राइडल लुक के लिए हाई हील्स तो लाई ही नहीं। हाय हाय, क्या करूं मैं इस लड़की का। शादी के महीने भर पहले से शॉपिंग शुरू कर रही थी, फिर भी कुछ ना कुछ छूट गया। माँ, मैं थोड़ी देर में उसे लेकर आ जाऊंगी। ये कहकर कीर्ति वहां से चली जाती है। तभी भाव्या कहती है, अरे मेरे पास भी तो शादी का जोड़ा नहीं, मगर मेरी ये मुश्किल मेरी जादुई गाय हल कर सकती है। भाव्या भागी भागी अपनी गाय के पास आकर कहती है, क्या हुआ भव्या? आज तुम्हारी शादी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी की लाली नहीं छाई। क्या अब भी कुछ छूट रहा है? हाँ गौरी, और वो है शादी का जोड़ा। एकाएक गौरी पर सुनहरा प्रकाश उतर आता है, जिससे वो सिंग से लेकर पूंछ तक सोने की हो जाती है, और अपने जबड़े खोलकर एक सुंदर सा लाल रंग का लहंगा, जिस पर सोने की तारों की कढ़ाई होती है, उसे देते हुए बोलती है, ये लो भव्या, ये एक जादुई जोड़ा है जो तुम्हें आग से बचाएगा। मगर उसकी क्या जरूरत है? समय का इंतजार करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। दूर खड़ी कीर्ति को भाव्या की जादुई गाय की भनक पड़ जाती है, जिससे वो जल भुनकर कहती है, मेरी जाहिल गवार गरीब बहन मुझसे सुंदर लगे, ये मुझे गवारा नहीं। मैं इस जोड़े को जलाकर खाक कर दूंगी। जिस पल भाव्या जादुई गाय का दिया हुआ गहना और जोड़ा पहनकर तैयार हो रही होती है, तभी कीर्ति उसके कमरे के चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़क कर माचिस जलाकर आग लगा देती है। तभी वहां से गुजर रहे एक हलवाई के हाथों से तेल का टीन छूट जाता है, जिससे पूरे घर में आग पकड़ लेती है।
अरे आग लग गई है, अरे आग लग गई है, अरे भाई अरे भागो रे भागो, अरे आग लग गई है, आग। सभी हलवाई बाराती अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं, मगर कीर्ति आग से उठे धुएं को पी लेती है। तभी भाव्या आग के बीच से भागते हुए आकर कीर्ति को बाहर लाती है। अरे कोई मेरी कीर्ति को बचाओ, वो अंदर आग में फंस गई है। कीर्ति उठो, पानी लाइए। भाव्या कीर्ति की आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारती है। माँ कीर्ति ठीक है। भाव्या की आंखों में उतरे फिक्र को देखकर सुप्रिया और कीर्ति की आंखें भर जाती है और वो पछताते हुए बोलती है, भव्या मुझे माफ कर दो, मैंने ही जलन में आकर तुम्हारा लहंगा और तुम्हें जलाने के लिए ये किया था, मगर मैं खुद आग में फंस गई। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं उस आग में क्यों नहीं जली। अचानक गरीब भाव्या की गाय गौरी जादुई गाय में जागृत होकर बोलती है, मेरे दिए जादुई जोड़े के कारण मैं जादुई गाय हूँ जो भविष्य भी भाप सकती हूँ। तुम पर पड़ने वाली विपत्ति मुझे पहले ही पता चल गई थी। शुक्रिया गौरी, मगर सब कुछ खाक हो गया। मुझे एक बार फिर तुम्हारी मदद चाहिए। आखिर में जादुई गाय एक बार फिर मुंह खोलकर खूब सारे सोने और गहने बरसाती है, जिससे अमीरी और गरीबी की दीवार ढह जाती है और एक सुंदर से आशियाने की नींव खड़ी होती है, और साथ ही प्यार भरे परिवार की नींव भी बनाते हैं, जो सौतेली बहनों के रिश्ते की एक अनोखी शुरुआत थी। Come on, let's go girls। हम पांचों को हमारी टिपिकल माँ के घर पहुंचने से पहले घर पहुंचना होगा। जैसे ही पांचों बहनें घर आती हैं तो चौखट पर बैठी उनकी माँ सुधा उन्हें छोटे कपड़े पहने हुए देखकर गुस्से में तिलमिलाकर बोलती हैं, आज तुम पांचों की खैर नहीं, अंदर चलो। मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट काट कर तुम पांचों का पेट भरा, कभी तुम्हें दाने दाने पर आफत नहीं होने दिया, ताकि तुम मन लगाकर पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सको। आज पता चला कि मेरे पीठ पीछे मेरी पांचों बेशरम बेटियां कौन सी पढ़ाई करती हैं। अच्छा है जो आपको ये पता चल गया, कम से कम अब हम पांचों बहनों को यूं लुका छुपी का खेल तो नहीं खेलना पड़ेगा। अरे बचपन बीत गया इस गई गुजरी बस्ती में, मगर हम आज भी इस किराए के घर में घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं। काया की ये बात सुनकर गरीब सुधा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह लड़खड़ाते लफ्जों से बोलती है, क्या कहा तूने? सच्ची तो कह रही है काया, आखिर क्या गलत कहा? आपका बस चले तो आप हमें अपनी गिरफ्त में रखो। वो तो जब हम इस घर से बाहर निकले तब दुनिया देखी, और अब आप हमें नहीं रोक सकती। हमारा जब मन चाहेगा हम बाहर जाएंगी और आएंगी। हम दूध पीती बच्ची नहीं है जो आपसे डरते फिरें। हाँ, मुझे ही समझ जाना चाहिए था कि अब मेरी पांचों बेटियां बड़ी हो गई हैं। अपनी इस मंदबुद्धि माँ को माफ कर दो। इतने के बाद गरीब सुधा की पांचों बेपरवाह बेटियां पैर पटकते हुए कमरे में जाकर फैल कर सो जाती हैं, मगर सुधा सारी रात चौखट पर बैठकर जागती रह जाती है। ये कहानी है कीर्ति, काया, लिली, सिया और छवि नाम की 5 बिगड़ैल बेटियों की, जिनकी नजरों में अपने माँ की मेहनत का जरा भी मोल नहीं था। भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे? भरी जवानी में तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया। ऐसे में मैंने अकेले अपनी 5 बेटियों का भार ढोया और उन पर आस लगाई थी कि पांचों बड़ी होके मुझे कुछ दिखाएंगी कर, मगर आज वह आस भी टूट गई। सुधा की आंखों से रात भर आंसू बहते। बेटियों की बिगड़ैल हरकतें उसका बल तोड़ कर रख देती हैं। अगली सुबह, कीर्ति, काया, मैं काम पर जा रही हूँ, खाना बना दिया है, खा लेना। खाना बनाकर कोई एहसान कर दिया है क्या? वही रोज की तरह दाल रोटी बनाई होगी। हमें नहीं खाना ये गया गुजरा गरीबों वाला खाना। हमारे पास पैसे हैं जिससे हम अच्छा खाना खा सकती हैं। इसके बाद पांचों मनमौजी बिटिया अपनी गरीब माँ को आंख तरेरते हुए जोमैटो से खाना ऑर्डर करती हैं। तुम पांचों के पास पैसे कहाँ से आए? हो गॉड माँ प्लीज, तुम हम पांचों को मत पकाओ, अब जाओ भी। अपनी बिगड़ी हुई बेटियों का बुरा बर्ताव देखकर सुधा काम पर आती है। वह मोनिका नाम की एक अमीर औरत के घर झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी। मोनिका का स्वभाव बहुत ही मर्म था, साथ ही उसकी शिखा का भी सुधा से बहुत रिझाव था। अरे सुधा काकी, आप आ गई? मैं कब से आपको मिस कर रही थी। मुझे आपके हाथों की देसी स्टाइल में बनी मोटी रोटी खानी है। बनाती हूँ बेटी। सुधा रसोई में रोटी बनाने लगती है, मगर उसका ध्यान अभी अपनी बेटियों पर बटा हुआ था। तभी तवे से उठ रहे भपके पर उसका हाथ सट जाता है और फौरन उसके हाथों पर फफोले पड़ जाते हैं। माँ, मेरा हाथ। सुधा, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कहीं नहीं मालकिन, बस। मोनिका बिना देरी किए सुधा को छुट्टी दे देती है। सुधा जैसे ही घर पहुंचती है, वहां का नजारा देखने लायक था। उसकी पांचों बेटियां नशे में डूबी हुई थी।
जहाँ काया और कीर्ति सिगरेट की कश मार रही थीं, वहीं लिली और सिया शराब पी रही थीं। उनके लफ्ज नशे में पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे। आओ आओ ना माँ, हम पांचों के साथ एक पैक तुम भी लगा लो, देखो शराब के साथ साथ चखना भी है। अरे अब इतना भी क्या सोचना मदर इंडिया, आओ और मजे लूटो हमारे साथ। माँ आओ, सबसे पहले ही सिगरेट का एक कश मार कर देखो, मिजाज हरा हो जाएगा। अपनी बिगड़ैल बेटियों को नशे में डूबा देखकर सुधा उन्हें जैसे ही मारने के लिए बढ़ती है, लिली अपनी बूढ़ी माँ की बाह मोड़ देती है। यू ब्लडी बुढ़िया, हम पर हाथ उठाएगी। एक तो जब देखो कचर 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 कच करती रहती है, मगर तू तो आज गई धन्नो। नशे में अंधी हुई लिली अपने खून के हाथों लाचार माँ को जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसे सुधा का सर घर के खुरचे हुए दीवार में टकरा जाता है। आह माँ, मेरा सर, जिन्हें मैंने अपने खून से सींचा, आज वही बिगड़ी हुई बेटियां अपनी बूढ़ी माँ का खून बहा रही हैं। अपनी गरीब माँ पर जुल्म ढाकर पांचों बिगड़ैल बहनें लड़खड़ाती हुई सर पर बोतल रखकर नाचती हैं। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे अब ऐसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। देखो मेरी बहनों, ये घर हमारे साथ साथ नाच रहा है। हर बीतते दिनों के साथ सुधा की पांचों बेटियों की बदतमीजी हद पार होती जाती है। देर रात छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टी करने जाना, घर में जुआ खेलना, सिगरेट और शराब में धुत रहना उनका बिगड़ा पेशा बन चुका था। एक रात की बात है, दिन भर की थकी हारी सुधा दरवाजे पर खड़ी बेटियों के आने की बाट जोह रही थी। इतनी रात हो गई, पता नहीं मेरी पांचों बेटियां कहाँ रह गई। भगवान उन्हें किसी भी गलत हाथों में पड़ने से बचाना। क्लब की पार्टी कितनी अमेजिंग शानदार थी। अरे वो तो होगी ना, अब तुम पांचों बहनें हो ही इतनी बोल्ड और सेक्सी। रॉकी को छवि के छोटे कपड़े में दिख रहे घुटने को घूर घूर कर देखते हुए उस गरीब माँ के तन मन में आग लहक जाती है और वह उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। नीच कमीने, अपने घर की माँ बेटियों को भी ऐसे ही घूरता है क्या? कहीं तू ये समझ रहा है कि इन पांचों के आगे पीछे कोई नहीं तो इस वहम की धूल झाड़ ले। सुधा की फटकार सुनकर रॉकी फौरन वहां से भाग जाता है। तभी सबसे छोटी बेटी छवि सुधा पर चीख पड़ती है। ओह गॉड, क्या करूं मैं अपनी बोरम माँ का? हमारे बीच में क्यों टांग अड़ाती हो? रॉकी हमारे क्लब के टिकट्स के लेकर खाने पीने का खर्चा उठाता है। उसने जरा सी आंखें भी सेक ली तो क्या हो गया, आजकल ये कॉमन है। अपनी बिगड़ी हुई बेटियों की गिरी हुई सोच उस गरीब माँ को तोड़ कर रख देती है। अगली सुबह जब पांचों बहनों की नींद खुलती है तो सुधा को अपने सामान की गठरी बांधता देख कीर्ति कहती है, माँ ये झोला झंटा क्यों बांध रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, अब मेरी पांचों बेटियां बड़ी सयानी हो गई हैं, इसलिए मुझ गरीब का यहाँ कोई काम नहीं, चलती हूँ। सुधा अपना सामान उठाकर घर छोड़कर चली जाती है और लिली कहती है, जस्ट चिल गाइस, ये तो अच्छा हुआ जो हमारी गरीब माँ चली गई, अब हम खुलकर अपनी मनमर्जियां चलाएंगे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं मगर सुधा की बिगड़ी बेटियों में कोई सुधार नहीं आता। मगर फिर वक्त अचानक से करवट लेता है, जिसे धीरे धीरे उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस होने लगती है, जिसे देख छवि की आंखों से आंसू छलक जाता है। क्या हुआ छवि, तुम रो क्यों रही हो? माँ की याद आ रही है दीदी। एक वही तो थी जो हम पांचों बहनों पर रोक टोक करती थी, हमारा हाल पूछती थी। छवि की बात सुनकर कीर्ति, काया, सिया और लिली की आंख भर आती है और वह बिना देरी किए मोनिका के घर आती है। आंटी, हमारी माँ कहाँ है? उन्हें बुलाइए ना। कौन सी माँ? जिसकी तुमने कभी कदर नहीं की? क्या कभी तुमने पास बैठकर अपनी माँ से उसका हाल चाल पूछने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि तुम बहनें अपनी दुनिया, अपनी अय्याशी में बिजी थी। जो दुख तुम्हारी गरीब माँ ने तुम्हारे लिए उठाए हैं, उसके लिए तुम पांचों को उसके पांव धोकर पीना था, मगर तुमने उसका दर्द कभी बांटा ही नहीं। मोनिका की डांट फटकार सुनकर पांच बिगड़ैल बहनें वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी सुधा भागी भागी बाहर आकर उन्हें सीने से सटा लेती है। मेरी बच्चियों, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। माँ हमें माफ कर दो, हम पांचों को अपने किए पर पछतावा। अब हमें एहसास हो गया कि माँ की अहमियत क्या होती है। हमने अपने सारे बुरे लत छोड़ दिए हैं। उस दिन के बाद से सुधा की पांचों बेटियां अपनी सभी बुरी लत छोड़कर संस्कारों में ढलने लगती हैं। साथ ही अपनी माँ का
भरी पूरी से खास ख्याल भी रखती हैं। माँ का दिल होता ही ऐसा है, बच्चे चाहे लाख गलतियां क्यों ना कर ले, माँ का दिल पिघल ही जाता है।